हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर विद वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो के अंदर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ 20 क्वेश्चंस के अराउंड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर विद वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको क्या करना है, बस कॉपी पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते जाइए, और जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसे नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि द एलिमेंट्स हैविंग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और फॉस्फोरस। इनमें से कौन सा एलिमेंट जिसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? ये सवाल है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। इनर्ट पेयर इफेक्ट का सवाल है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलता क्या है कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसके अंदर जो सबसे अच्छा है वो फॉस्फोरस है, क्योंकि इसकी जो +5 की स्टेबिलिटी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि टॉप पे आता है इसलिए। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। ग्रुप होता है मेरा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्म। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं, +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +5 की स्टेबिलिटी घटती है। हाँ, +5 की स्टेबिलिटी घटती है, तो फॉस्फोरस है ना, वो मेरा बेस्ट एग्जाम्पल होगा इसके अंदर +5 की स्टेबिलिटी के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। इनमें से कौन सा कंपाउंड जिसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5? HNO3, N2, N2H4, अमोनिया। तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें तो देखो बी तो हो नहीं सकता, इसके अंदर तो 0 है। HNO3 देखते हैं, ये होगा NO3 माइनस x +3 -2 -1 के बराबर है, तो -1 +6 ये हो जाएगा +5। तो इसके अंदर ही मेरा नाइट्रोजन +5 के अंदर है, तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमोनिया के अंदर मेरा नाइट्रोजन, सॉरी मैं 2 मिनट में टाड़ता हूँ। अमोनिया के अंदर मेरा नाइट्रोजन जो है वो -3 के अंदर है, और इसके अंदर भी अपन निकाल सकते हैं NH2+ हो जाएगा, और आप NH2+ करके निकाल सकते हैं इसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। पर इसके अंदर अपना +5 के अंदर है, किसके अंदर? HNO3 के अंदर। तो पूछा मेरे को यही किसके अंदर +5 के अंदर है, तो वो मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा? HNO3। कभी भी एलिमेंटल स्टेट के अंदर अकेला वो प्रेजेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, जैसे सोडियम 0 होता है। हाँ, हाइड्रोजन अकेला है तो 0 हो जाएगा। जैसे N2, H2, F2, Cl2 इज I2, सब 0 हो जाएंगे इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स अ बेसिक ऑक्साइड? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी। इनमें से कौन सा ऑक्साइड मेरा बेसिक नेचर का होगा? तो देखो, बेसिक नेचर पता करना है अपन को। 2 मिनट। ये बेसिक नेचर होता है मेटल्स का। 2 मिनट, जगह नहीं बचेगी मेरे पास। एसिडिक और बेसिक नेचर होता है मेरा मेटल्स का, और एसिडिक नेचर होता है मेरा नॉन मेटल्स का। तो मेरे को क्या पूछा, कौन सा ऑक्साइड बेसिक नेचर का? तो जो मेरा मेटल होगा वो मेरे को फाइंड करना है। मेटल कौन कौन सा इसमें से सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। तो देखो, मेटल फाइंड करने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन नाना पार्टिकल एक्स्ट्रा सब भिखारी। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर,
इंक्रीज होता है। ये नॉन मेटल है, ये मेटेलिक है, तो बिस्मथ के पास सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, तो ये मेरा बेसिक ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बनाएगा। बेसिक इसका जो ऑक्साइड होगा बेसिक नेचर का ज़्यादा होगा, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? बिस्मथ, सी ऑप्शन। आंसर कौन सा हो जाएगा? बिस्मथ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन है ammonia has higher boiling point and is less volatile because of covalent bond, van der Waals forces, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। जो अमोनिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट एक तो ज़्यादा है, एक तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और वो लेस वॉलेटाइल है। क्यों? देखो असली में होना क्या चाहिए था, जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवॉल फोर्सेस के, वंडरवॉल फोर्सेस के, और वंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर वेट के। तो डाउन द ग्रुप जाके हम देखते हैं कि अमोनिया का कम होना चाहिए, लेकिन असली में अमोनिया का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। क्यों? अमोनिया का नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है और हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि अमोनिया का इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है, तो वो दूसरे नाइट्रोजन का इंटरेक्ट करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है उसके बीच में। दोनों अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप बन जाती है, कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण ये एक लेस वोलेटाइल नेचर में हो जाता है। तो क्या आंसर क्या है? सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग? हीटिंग इफेक्ट्स का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड हीट करने पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करेगा। तो सबसे पहले ZnClO3, K2Cr2O7, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, KClO3। सीधा रिएक्शन के बेसिस पे है, इसका आंसर सी हो जाएगा। जब आप NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को हीट करते हो तो ये मेरे को एक तो NH4 टू Cr2 ये क्या देगा, एक तो Cr2O3 गैस दे देगा, एक वाटर मॉलिक्यूल दे देगा। और देखो अब ये Cr2O3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज कहाँ से कहाँ हुआ है। देखो Cr2O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट दो टाइप की होती है, एक ऑक्साइडिंग होती है इसके साथ और एक रिड्यूसिंग होती है। NH4Cl होगा तो कुछ और देता है, और ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे NH4ClO3 ये होगा तो कुछ और दे देगा मेरे को। हाँ तो देखो वैसे तो ये देगा भी नहीं, क्योंकि हाँ ये सब तो दे सकता है, ऑक्सीजन इनके पास है, लेकिन इसका समस्या देखो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज क्या हुआ है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हुआ है, -2 था इसके ऊपर चार्ज, ये +6 से +3 के ऊपर है, इसने खुद का रिडक्शन करा है, तो ये भाई साहब खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये -3 से 0 पे चला जाएगा N2 पे, तो ये मेरे को N2 इवॉल्व करके देगा, ये वाला कंपाउंड सी वाला। लेकिन ये सब मेरे को O2 इवॉल्व करके देंगे। ये K2Cr2O7 मेरे को लेगा, K2Cr2O4 प्लस O2 प्लस ये सब दे देगा, ZnClO3 KClO3 KCl प्लस O2 दे देगा। ये अकेला कंपाउंड मुझे देगा N2Cr2O3 प्लस H2O। ये इसके अंदर आता है, अमोनियम सॉल्ट्स की हीटिंग के अंदर आता है, सवाल आप देख सकते हैं। तो आंसर इसका सी। एनसीईआरटी में इसकी रिएक्शन लिख रखी है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन Cl2 गैस reacts with hot and concentrated sodium hydroxide solution, the oxidation state of chlorine changes from 0 to -1, 0 to +3, +1 -3, +1 -5, -1 +5। तो चेक करते हैं एक बार, 2 मिनट रुको मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। चेक करते हैं, जब Cl2 रिएक्ट करता हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये हॉट है और कॉन्सेंट्रेटेड भी है, तो ये मेरे को एक तो NaCl, 2 मिनट जगह नहीं है मेरे पास तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, एक तो Cl माइनस और एक ClO3 माइनस और एक H2O इवॉल्व करके दे देता है। Cl माइनस ClO3 माइनस और H2O इवॉल्व करके इसके अंदर ये -1 के अंदर है और इसके अंदर ये +5 के अंदर है, इसके अंदर ये +5 के अंदर है। तो किस किस के अंदर चेंजेस हो रहा है,
किस किस के अंदर चेंज हो रहा है? 0 से एक तो -1 में गया और एक +5 में गया। 0 से -1 ये दोनों ऑप्शन के अंदर और +5 ये वाला ऑप्शन, डी इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? डी। अगर यहाँ कोल्ड एंड डाइल्यूट होता, कोल्ड एंड डाइल्यूट NH, तो ये NaCl और NaClO में जाता, NaClO में जाता, हाँ। लेकिन हॉट एंड कंसनट्रेटेड है तो ये बनेगा। ये याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है वाली रिएक्शन। एक ऐसी वाइट फॉस्फोरस के NaOH के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, जिसके अंदर एक तो अमोनिया और Na वाली सोडियम मेरा बनता है, सोडियम का एक सॉल्ट बन जाता है फॉस्फोरस का, ठीक है। वो वाली रिएक्शंस भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल, इन बोराक्स बीस टेस्ट विच ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म? बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर मेरा क्या बनता है? बोराक्स, ऑर्थोबोरेट्स, मेटाबोरेट, डबल ऑक्साइड या टेट्राबोरेट? इसका आंसर है मेटाबोरेट्स। मेटाबोरेट्स बनते हैं। जब क्या होता है, जब Na2B4O7.10H2 को हीट करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना वो हट जाता है। फिर इसको और फर्दर हीट करने पे इसके अंदर NaBO2 प्लस B2O3 बन जाता है, और यही मेरा एक टाइप की ग्लासी बीड होती है। ये मेरी एक टाइप की क्या होती है? ग्लासी बीड होती है। और जब इसके कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है। जैसे कोबाल्ट के साथ कराते हैं तो COBO2 होल ट्वाइस देता है, जो ब्लू कलर का होता है। जो कौन सा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ये ट्रांजिशन मेटल्स को आइडेंटिफाई करने में काम में आता है, ट्रांजिशन मेटल्स को आइडेंटिफाई करने में काम में आता है। इसको प्लेटिनम के लूप के अंदर करते हैं, ग्लासी बीड बनती है, तो उसके अंदर मेटाबोरेट्स फॉर्म होते हैं। कौन से? मेटाबोरेट्स फॉर्म होते हैं। द एटम इन P4, नेक्स्ट सवाल है, द एटम इन वाइट फॉस्फोरस मतलब P4 ऑफ वाइट फॉस्फोरस आर अरेंज रेगुलरली इन फॉलोइंग वे: ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, at the all corners of octahedron, at the all corners of tetrahedron, at the all corners in the center of tetrahedron। आंसर क्या है? एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बन रखा है सीधा P4 का, ये टेट्राहेड्रन फैशन के अंदर अरेंज होता है। टेट्राहेड्रन फैशन के अंदर ये अरेंज होता है, जिसके अंदर इसके जो हर एक जो फॉस्फोरस का जो एटम होता है वो हर कॉर्नर्स के ऊपर सिचुएटेड होता है, हर कॉर्नर्स के ऊपर एक सिचुएटेड होता है। तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके सामने, ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, ये 3D फैशन के अंदर होता है। ये वाले जो बॉन्ड होता है बाहर की तरफ होता है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, मैंने बता दिया है। ये एक टेट्राहेड्रन फॉर्म में होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो हर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। वो हर एंगल एक जो होता है ना वो 60 डिग्री का होता है। तो एट द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन, आपके एनसीईआरटी में सीधा लिखा रखा है, ये लाइन आप पढ़ सकते हैं जाकर कि इट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल, मतलब P4 मॉलिक्यूल की एक टेट्राहेड्रन यूनिट होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये 9 सवाल, विच व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ अल्कलाई मेटल? अल्कलाई मेटल्स का जो ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उनका जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर बेसिक इन होता है। उनका जो ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये ज़्यादा लिख, अरे उनका जो इसका आंसर है बी ऑप्शन, बेसिक। 10th क्वेश्चन, the percentage of p character in the orbitals forming p bond in P4, मतलब P4 की जो यूनिट है उनके अंदर जो परसेंटेज ऑफ p करेक्टर वो कितना है? 25%, 33%, 50 या 75%? देखो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना P4 के अंदर हर एक p एटम का, वो sp3 होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो s का परसेंटेज करेक्टर होता है ना
वो 25 होता है और जो पी का होता है वो 75 होता है। और इसके अंदर कौन सा पूछा है मुझे, पी बॉन्ड्स का पूछा है, तो 75 डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सवाल, विच एलोट्रॉप ऑफ द फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा एलोट्रॉप फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ब्लू, ब्लैक, वाइट, रेड। देखो सबसे पहली बात तो ब्लू तो कैसा कोई फॉस्फोरस है ही नहीं। अब इन तीनों में से चेक करते हैं, वाइट, रेड और ये। देखो वाइट के अंदर क्या होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत खतरनाक होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत खतरनाक होता है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो लीस्ट स्टेबल है ये। हाँ, और जो जो रेड फॉस्फोरस होता है ना उसके अंदर एक चेन बन जाती है, और ब्लैक फॉस्फोरस के अंदर भी एक चेन बनती है जो पॉलीमर फॉर्म में होता है, तो उसके कारण जो उसका एंगल स्ट्रेन होता है वो मिनिमम हो जाता है। तो जो मेरा ब्लैक फॉस्फोरस है ना, जो मेरा ब्लैक फॉस्फोरस है ना, 2 मिनट में सब मिटा देता हूँ एक बार। हम्म, तो ये तो होता ही नहीं है, तो ब्लैक, वाइट और इसमें चेक करते हैं, जो मेरा वाइट फॉस्फोरस होता है ना उसके अंदर उसकी सबसे मतलब रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना, किसकी पूछे, स्टेबिलिटी की बात पूछिए, स्टेबिलिटी पूछिए, तो वाइट की सबसे कम, फिर रेड और फिर ब्लैक, ब्लैक की स्टेबिलिटी मेरी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। और आपके एनसीईआरटी में भी साफ लिख रखा है, केमिकली रेड फॉस्फोर इज लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोर, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी के कारण, पॉलीमर बनने के कारण, और ब्लैक फॉस्फोरस की स्टेबिलिटी और कम, मतलब स्टेबिलिटी और ज़्यादा होती है और रिएक्टिविटी उसकी और कम हो जाती है। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर गिवन है मेरे को, और मुझे पहचाने कि स्ट्रक्चर किसका, फास्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो दिखाता हूँ, चलो बना, अपन सबसे पहले इसका लिखते हैं नाम। नाम सबसे पहले देखते ही, ये है क्या, H3PO4 है, ये H3PO4 है, तो H3PO4 फास्फोरस एसिड नहीं होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड चेक कर सकते हैं, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड ये नहीं होता है, फॉस्फेनिक एसिड तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है। पायरोफॉस्फोरस एसिड भी नहीं हो सकता, क्योंकि पायरोफॉस्फोरस ऐसे कंपाउंड, पायरो में तो दो आएंगे, तो ये वो भी नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये। अब कैसे ऑर्थो, ऑर्थो उस वर्ड के आगे लगता है जिससे मैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकूँ बाहर, उसको अपन क्या कहते हैं, अपन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं, और निकालने के बाद में जो बनता है एक वाटर मॉलिक्यूल, उसे अपन क्या कहते हैं, अपना मेटाफॉस्फोरस एसिड। इससे मैं एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकता हूँ, चूंकि इससे मैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के H3PO3 बना सकता, HPO3 बना सकता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा वो बन जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और ये मेरा होगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का दूसरा नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्यों, क्योंकि उससे मैं एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकता हूँ, जिस जिस ऑक्सी एसिड से मैं एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकता हूँ उसे मैं ऑर्थो भी लगा सकता हूँ उसके आगे। ठीक है, उसके आगे मैं ऑर्थो भी लगा सकता हूँ, जैसे H3PO3 का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे H3PO3 ये होता है मेरा फॉस्फोनिक एसिड कह सकते हैं इसको, फॉस्फोनिक एसिड या फॉस्फोरस एसिड भी कह सकते हैं। इससे मैं एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकता हूँ, ये बना देगा, और एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये मेरा बन सकता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बन सकता है, ये मेरा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बन सकता है, तो इसका आंसर अभी तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे सामने फिर से एक स्ट्रक्चर गिवन है, मुझे पूछा ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस या पायरोफॉस्फोरिक। चलो नाम लिख, इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, H3PO2, H3PO2, तो देखो H3PO2 है ये,
एक होता है H3PO4, एक होता है H3PO3 और एक होता है H3PO2। H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड, ये होता है मेरा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये होता है मेरा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस मतलब फॉस्फोरस से एक और ऑक्सीजन निकल जाए तो वो मेरा बनता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये मेरा क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। ये होता है मेरा फॉस्फोरस एसिड, ये होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ द विच ग्रुप आर नोन एज ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। किस ग्रुप के एलिमेंट्स को अपन कहते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स? ग्रुप 17, 18, 15, 16। जो मेरे ग्रुप 16 होते हैं, सॉरी, जो मेरे ग्रुप 16 होते हैं, ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली वाला ग्रुप, इसे अपन कहते हैं ओर फॉर्मिंग। इन्हें चैल्कोजेंस के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें चैल्कोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, इन्हें हेलोजेंस कहते हैं, इन्हें नोबल गैस ग्रुप कहते हैं, इन्हें सॉरी पेनिकोजेंस कहते हैं, और इन्हें अपन क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस कहते हैं। तो उसे ओर फॉर्मिंग कहते हैं अपन। ये पूछा भी गया है इस बार जेईई मेंस के अंदर। नेक्स्ट सवाल, 15th क्वेश्चन, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीजेज इन ऑर्डर। जो ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड्स हैं उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो किस ऑर्डर के अंदर डिक्रीज होती है? किस ऑर्डर के अंदर डिक्रीज होती है? तो देखो, सबसे पहले H2O, H2S, मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन सा हाइड्राइड्स होते हैं। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले होता है H2O, फिर H2S, फिर H2Se, फिर H2TE। ये हाइड्राइड्स होते हैं। अब देखो, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी मेरे को बतानी है डाउन द ग्रुप जाके कैसी होती है। थर्मल स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले अपन को पता करना है, इसके अंदर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक तो बात, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। थर्मल स्टेबिलिटी देखो, डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो बॉन्ड्स जो होता है ना वो वीक होते जाते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो वीक होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो गैप होता है वो बढ़ता जाता है। तो बॉन्ड्स वीक होने की वजह से मेरा मतलब जो HE डिस्टेंस है, मतलब H और जो एलिमेंट डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। बढ़ने की वजह से जो मेरा बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाके मेरी डिक्रीज होती जाएगी। और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक कारण वो भी है, एक्सटेंटिव इंटरमोलिक्यूलर, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो थोड़ा और हीट करना पड़ता है, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो H2 की सबसे ज़्यादा, फिर H2 की सबसे ज़्यादा है इन दो ऑप्शन के अंदर, फिर H2Se की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू H2TE की। H2Se की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू H2TE। तो डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन मेरा इसका आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला पूछा है। H2 ये है, लिख रखे आपके सामने। सबसे पहले ओलियम बनता कैसे है? ओलियम जब मेरे दो H2SO4 के मॉलिक्यूल में से अगर मैं एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दूँ तो मेरा ओलियम का फॉर्मेशन होता है। ओलियम का फॉर्मेशन होता है। तो दो H2SO4 मतलब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ सबसे पहले H2SO4 का। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। देखो, H2SO4। अब जब इसके अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो जो मेरा इन रिजल्ट बनेगा वो मेरा क्या होगा? ओलियम होगा। वो मेरा क्या होगा? ओलियम होगा। अब ये मैं बाहर निकाल देता हूँ, फिर बाद में जो बना ये मेरा ओलियम है। तो इसका फॉर्मूला H2S2, 1 2 3 4 5 6 7 O7, H2S2O7। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
17th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? इनमें से कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एग्जिबिट नहीं करेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका आंसर बहुत इजी है, फ्लोरीन, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये कभी भी नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी भी शो नहीं कर। ऑक्सीजन कर, क्लोरीन करता है, ऑक्सीजन भी करता है, नाइट्रोजन भी, कहीं नाइट्रोजन तो HNO3 इनके अंदर पॉजिटिव, ऑक्सीजन भी करता है। बोलोगे ऑक्सीजन कैसे? O2 O2F2 इनके केस में पॉजिटिव ही है। क्लोरीन करता है HClO3, HClO4, HClO5, HClO, इन सब के अंदर करता ही है। फ्लोरीन कभी नहीं करता मेरा, ठीक है। 17th का आंसर ए हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, विच कलर इज गिवन बाय द CuSO4 विथ अमोनिया? जब CuSO4 की रिएक्शन अमोनिया के साथ होगी तो कौन सा कलर बनेगा? येलो, ब्लू, पिंक, ऑरेंज। थोड़ा मतलब रिमेम्बरिंग पार्ट हो जाएगा, वैसे बहुत थोड़ा रिमेम्बरिंग पार्ट क्वेश्चन है ये। अरे यार व्हाट इज दैट, ठीक है, थोड़ा रिमेम्बरिंग पार्ट है, लेकिन बहुत बार कराया जाता है। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इस कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कई बार बताया भी जाता है, तो मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ। जब Cu+2 की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है तो ये मेरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, Cu अमोनिया होल ट्वाइस, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और ये जो कंपाउंड होता है ये ब्लू कलर का होता है, ये जो कंपाउंड होता है ये मेरा ब्लू कलर का होता है, इस कंपाउंड ब्लू कलर का होता है ये मेरा कंपाउंड। और इसकी एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बचता है और वो आगे जाके जंप हो जाता है, और इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन होती है वो अंदर वाली चूज हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अनपेड आता है, उसकी वजह से कलर होता है। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पता चलेगा जब आप एग्जाम्पल्स करोगे उसके, और कभी एग्जाम्पल या क्वेश्चन करोगे तो इसका अभी आंसर याद रख लीजिए। आपके NCERT नाइट्रोजन फैमिली के ऊपर अंदर भी लिख रखा अमोनिया के अंदर, जिसके अंदर जिंक, अमोनिया, सिल्वर वाला सब कुछ लिखा है, देखना जरूर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ क्लोरीन एंड NaOH? इसमें से कौन सा ऑक्साइड क्लोरीन NaOH दोनों के साथ रिएक्ट करता है? CO2, ZNO, कैल्शियम ऑक्साइड या N2O4? देखो समझा दो कंसेप्ट। HCl और NaOH ये मेरा एसिडिक इन नेचर होता है और ये मेरा बेसिक इन नेचर होता है। अब मेरा कोई कंपाउंड एसिडिक और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करना चाहिए तो वो एम्फोटेरिक नेचर का होना चाहिए। तो कैसा नेचर का होना चाहिए? एम्फोटेरिक नेचर का होना चाहिए। अगर वो दोनों है तब जाके वो दोनों से रिएक्ट करेगा, नहीं तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक एसिड एक दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करा, वो नहीं हो सकता। हाँ, तो जब वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा तो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस के साथ, ठीक है। हाँ, तो जो मेरा CO2 होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, ये जो मेरा Zn होता है ये मेरा एम्फोटेरिक नेचर का होता है, जो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है, ये जो मेरा नाइट्रोजन का N2O5 होता है, N2O5 का पेंटाऑक्साइड, ये मेरा एसिडिक नेचर का होता है। जो मेरा B है मतलब ZNO, ये मेरा अकेला एम्फोटेरिक नेचर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज की इस वीडियो में कुछ 19 क्वेश्चन इतने, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।